हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का प्राची पावर एकेडमी पर। और आज के सेशन में हमारी होने वाली है यूपी टेट की सीडीपी की क्लास नंबर 24 और चैप्टर हमारा चल रहा है 5। क्या चल रहा है चैप्टर हमारा 5 यानी कि समावेशन, इंक्लूजन हम पढ़ रहे हैं। और इसकी भी हमारी 2-3 क्लासेस हो चुके हैं चैप्टर 4 की। आज हम नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर आपका 4 चल रहा है। इससे पहले 3 चैप्टर करा दिए हैं और एक चैप्टर और बच जाएगा। इसके बाद कंप्लीट सीडीपी आपकी हो जाएगी। आप चाहे यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सी टेट की कर रहे हो, चाहे आप एमपी टेट की कर रहे हैं, कोई से भी टेट की या सुपर टेट की भी आप कर रहे हो। ध्यान रखो, सुपर टेट में भी सीडीपी आती है। और कोई भी टेट के बाद जो मेन टीचिंग एग्ज़ाम आपका होता है, चयन परीक्षा, उस हर परीक्षा में सीडीपी आती है। तो सीडीपी एक बार अगर आप कोर से कर लोगे ना सारी टॉपिक वाइज, तो आपको आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने होंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ टॉपिक वाइज कंप्लीट करा रही हूँ। प्लेलिस्ट में जाना, ठीक है, चैनल की, और वहाँ पर सारे वीडियो सीक्वेंस में आपको मिल जाएंगी। अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने के लिए टूल्स और टेक्निक्स क्या हो सकती हैं। समावेशी कक्षा में कौन से बच्चे पढ़ते हैं? सामान्य बच्चे भी होते हैं जो सामान्य रूप से पढ़ पाते हैं, चल पाते हैं, देख पाते हैं, सुन पाते हैं, वो सामान्य बच्चा भी होता है। और स्पेशल बच्चे भी होते हैं जिनको सुनने में, किसी बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है, किसी को देखने में, किसी को चलने में। तो हर तरह का बच्चा जो एक कक्षा में पढ़ रहा होता है वो समावेशी कक्षा होती है। अब समावेशी कक्षा में बच्चे ने कितना सीखा, उसके अधिगम को जांचने के लिए क्या क्या टूल्स हो सकते हैं और क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। CCE जिसको हम बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। अब इसमें क्या, कॉन्टिन्यूस यानी कि लगातार मूल्यांकन करो, लगातार छोटे छोटे अंतराल पर, छोटे छोटे टाइम गैप पर आप बच्चों का कॉन्टिन्यूसली क्या करो, इवेल्युएशन। और कॉम्प्रिहेंसिवली करो, ठीक है, एक शॉर्ट मैनर में मत करो। यानी कि आपको जो बच्चे का इवेल्युएशन करना है, सिर्फ और सिर्फ उसने क्या पढ़ा, कितना याद किया, कितना नहीं किया, वो नहीं, उससे रिलेटेड, उसके व्यक्तित्व से रिलेटेड सारी बातों का आपको क्या करना चाहिए, इवेल्युएशन, ठीक है। तो वो कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव होगा। तो समावेशी शिक्षा में भी जो आप मूल्यांकन करोगे वो कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। आगे बात करें टूल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल, ऑब्जर्वेशन से टीचर, क्योंकि बच्चों के साथ जुड़ा रहता है काफ़ी लंबे समय तक, तो बच्चों को ऑब्जर्व कर पाता है कि कौन बच्चा सीख रहा है, कौन नहीं सीख रहा और किसने कितना सीखा है। तो बच्चे के व्यवहार का भी वो इससे निरीक्षण कर सकता है और क्या उसने सीखा है उसका भी। दूसरा, चेकलिस्ट, विशेष कौशलों की सूची बनाना कि ये स्किल बच्चे ने सीखा या नहीं सीखा, उसके द्वारा भी आप जांच सकते हो कि बच्चे ने कितना सीखा। थर्ड, रेटिंग स्केल पर आप प्रदर्शन स्तर माप सकते हो उसका, कि उसका जो प्रदर्शन रहा है, परफॉर्मेंस है कक्षा में, वो कैसी है, रेटिंग स्केल के द्वारा। पोर्टफोलियो बनाकर बच्चों ने क्या क्या काम किया उसका संग्रह करके, उसको कलेक्ट करके पोर्टफोलियो बना के, ये टूल्स हैं। ऑब्जर्वेशन हो गया, चेकलिस्ट हो गया, रेटिंग स्केल हो गया, पोर्टफोलियो, और जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होते हैं जिनके अंदर महत्वपूर्ण व्यवहारों का रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हो जाते हैं, टूल्स। इसमें आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट भी आता है, जिसमें समस्या पहचानी जाती है कि बच्चे को कहाँ पर क्या समस्या आ रही है। अचीवमेंट टेस्ट आता है कि बच्चे ने कहाँ कितना अचीव किया, उसके अंदर वो स्तर मापा जाता है। ओरल टेस्ट भी होता है, और ओरल टेस्ट खासकर उन बच्चों का जो दृष्टिबाधित होते हैं, ठीक है। तो ओरल टेस्ट के द्वारा, अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा, डायग्नोस्टिक टेस्ट के द्वारा, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल और चेकलिस्ट, ऑब्जर्वेशन, ये सारे टूल्स हो सकते हैं समावेशी शिक्षा में बच्चों को, बच्चे के जो भी व्यवहार है, जो भी अधिगम कर रहा है, उसको मापने के, उसको इवेल्यूएट करने के। आगे अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं, तो सबसे पहली टेक्निक तो है CCE, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, जो मैंने भी आपको बताया। दूसरा, फॉर्मेटिव असेसमेंट उसका होना चाहिए, एक प्रॉपर अंतराल पर जब आप बच्चे का आकलन करते रहते हो वो होना चाहिए ना। मान लो एक यूनिट पढ़ा दी, उसका आपने आकलन कर लिया, या एक टॉपिक पढ़ा दिया, उसका आकलन कर लिया। एक्टिविटी बेस्ड इवेल्यूएशन बच्चे का करो, एक्टिविटीज़ के थ्रू उसको परखो आप कि उसने कितना सीखा है। पीयर असेसमेंट करवाओ, बच्चे के एक दूसरे से असेसमेंट करवाइए, सेल्फ असेसमेंट उनका खुद से करवाइए, खुद से आप बताओ, आप एनालिसिस करो आपने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा। तो ये सारी चीज़ें आती हैं टेक्निक में इवेल्यूएशन की। आगे आपका आ जाता है समावेशित बच्चों हेतु विशेष शिक्षण विधियाँ। अब जो समावेशी बच्चे हैं या समावेशी कक्षा है,
उसमें कौन कौन सी विशेष शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स यूज़ हो सकते हैं, उनकी बात करेंगे। जैसे ब्रेल लिपि, ये ब्रेल लिपि दृष्टिबाधित विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए यूज़ की जाती है। लुइस ब्रेल द्वारा ये विकसित की गई है। क्वेश्चन ये भी आता है कि ब्रेल लिपि को किसने विकसित किया, तो लुइस ब्रेल ने किया, और ये किसके लिए होती है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। ये स्पर्श आधारित लिपि होती है और 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ठीक है, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया इसके बारे में, अभी बता देती हूँ फिर से। स्पर्श आधारित छूकर बच्चे, दृष्टिबाधित बच्चे हैं, वो देख तो नहीं सकते, तो एक ऐसी भाषा उनके लिए, एक ऐसी भाषा कहेंगे लिपि उनके लिए डेवलप की गई कि वे छू के, टच करके जो है चीज़ों को पढ़ पाएँ। अभी 6 बिंदुओं पर आधारित है। इसका क्या मतलब है, एक स्पेशल पेपर होता है, थोड़ा मोटा सा पेपर होता है, ठीक है, और एक उस पेपर में ना डॉट डॉट करने के लिए कुछ स्पेशल पेन टाइप का उनका होता है, जिससे वो उस पेपर में छेद टाइप के करते हैं, होल करते हैं, और ये केवल 6 बिंदु पर बेस है। फॉर एग्जांपल, अगर अब इसको लिखने का क्या तरीका होता है, देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे आती नहीं है, मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। देखो, मान लो आपने उस पेपर पर कर दिए इस तरह से 4 डॉट। अब वो जो डॉट होते हैं वो उभरे हुए होते हैं, वो डॉट्स उभरे हुए, तो जो वो दृष्टिबाधित बच्चा होता है, व्यक्ति होता है, वो उनको छूकर ऐसे 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 करके पहचानता है कि क्या लिखा है ये। मान लो ये क लिखा है, या मान लो ये ए लिखा है, तो ब्रेल लिपि में ए के लिए क्या है, उनको 4 डॉट्स लगाने हैं। अब उन्होंने क्या किया, 3 डॉट्स ऐसे लगा दिए, मान लो इसको वो आई मानते हैं, तो ये क्या हो गया, आई हो गया। तो ये ऐसे होती है लिपि, और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए होती है, और 6 डॉट्स इसमें यूज़ होते हैं। 6 डॉट्स का ही पूरा खेल, पूरी लिपि 6 डॉट्स में ही चलती है। क्लियर हो गई इतनी बात, आगे बढ़ो। दूसरा, पहला क्या टीचिंग मेथड हुआ, ब्रेल लिपि। दूसरा सांकेतिक भाषा विधि, साइन लैंग्वेज मेथड। साइन लैंग्वेज मेथड किसके लिए, ऑडियो जो आपका क्या है, जो जिनको सुनने में दिक्कत है, ठीक है, जो देखने में नहीं, जिनको सुनने में समस्या होती है, तो जिनको सुनने में समस्या है उनको साइन लैंग्वेज की भाषा सिखाई जाती है कि अगर वो हाथ को ऐसे हिलाएंगे, ठीक है, तो ये वो क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब वो साइन लैंग्वेज के थ्रू जो है उसको सीख पाते हैं। जिनको सुनने में समस्या है तो साइन लैंग्वेज उनको सिखाई जाती है। श्रवण बाधित बच्चों के लिए होती है, हाथों के संकेत किए जाते हैं, और आपके एक्सप्रेशंस इसमें बड़े मैटर करते हैं, चेहरे के भाव, ठीक है, उसके द्वारा बच्चा समझता है और साइन लैंग्वेज को सीखता है। आगे अगर मैं बात करूँ, तीसरा होता है, एक आपका क्या हो गया, एक आपकी होगी ब्रेल लिपि, एक आपकी साइन लैंग्वेज। तीसरा है टोटल कम्युनिकेशन मेथड। इसमें क्या है, इसमें टोटल कम्युनिकेशन मेथड में साइन लैंग्वेज भी आती है, लिप रीडिंग भी आती है, और स्पीच, सभी का संयुक्त प्रयोग होता है टोटल कम्युनिकेशन मेथड में। इसका क्या मतलब है कि साइन लैंग्वेज सिखाई जाएगी, लिप रीडिंग, लिप्स को पढ़ना, तो ये भी एक तरह की कला होती है जो बच्चे को सिखाई जाती है, एक आर्ट है। लिपसिंग को आप क्या कर, लिपसिंग नहीं, मतलब लिप को रीड करना, लिप को देखकर ही समझ जाना कि वो क्या कह रहा है, बात, उसकी बात को समझ जाना। तो साइन लैंग्वेज, लिप रीडिंग और आपका स्पीच, ये आपके एक में जो है आ जाते हैं, किसमें, टोटल कम्युनिकेशन में। लिप रीडिंग, जैसे हमने अभी लिप रीडिंग के बारे में बताया, बच्चे होठों को देख के, होठों की गति देख कर समझ जाते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद, सीखने के बाद, है ना, ये नहीं कि पहले दिन उन्होंने सीख लिया। बच्चे होठों की गति देखकर समझते हैं कि क्या बोला जा रहा है। फिर अगला एक आता है बहुसंवेदी विधि, जो मल्टी सेंसरी मेथड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक साथ कई इंद्रियों का प्रयोग होता है, नाम ही है मल्टी सेंसरी मेथड, कई इंद्रियों का, यानी कि इसमें देखना, सुनना, छूना, करना, ये सब शामिल होता है, ठीक है। सभी इंद्रियों का इसमें एक साथ प्रयोग होता है मल्टी सेंसरी मेथड में, देखना, सुनना, छूना, करना, ये सब। लर्निंग डिसेबिलिटी वालों के बच्चों के लिए खासकर होता है, जिनको किसी को लिखने में दिक्कत है, किसी को पढ़ने में दिक्कत है, किसी को कैलकुलेशन करने में दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट आपका मेथड आता है गतिविधि आधारित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा किसी तरह से, मान लीजिए किसी शरीर का कोई अंग उसका ठीक नहीं है ना, या वो पढ़ने में उसको दिक्कत है, तो अगर आप उसको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराने की कोशिश करोगे तो वो बेहतर तरीके से सीख पाएगा, जैसे, क्योंकि इसमें वो करके सीखता है और खेल खेल में सीख लेता है ना, प्ले बेस्ड मेथड होता है, तो एक ये हो जाता है। फिर एक सहपाठी शिक्षण होता है, पीयर ट्यूटरिंग होती है, एक बच्चा दूसरे को इसमें सिखाता है। सहपाठी शिक्षण में एक दूसरे की हेल्प करके बच्चे जो है सीखते हैं। फिर आता है व्यक्तिगत शिक्षण विधि, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस आते हैं, तो प्रत्येक बच्चे की क्षमता के अनुसार, व्यक्तिगत शिक्षण विधि का तो यही मतलब है कि इंडिविजुअली बच्चे की क्षमता क्या है, रुचि क्या है, उसके आधार पर शिक्षण विधि
को डिसाइड करके उसको समझाया जाए। बट ऐसा एक क्लास में जो है एक टीचर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर सिंगल टीचर उनको डील कर रहा है, कि वो हर एक बच्चे को, मान लो 40 या 50 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे की इंडिविजुअल योग्यता जानकर उनको पढ़ाए। लेकिन इसमें एक तरीका ही हो सकता है कि कुछ बच्चों की थोड़ी थोड़ी समान योग्यताएं हैं, तो उनको उस तरीके से थोड़े थोड़े बच्चों को वो सेटिस्फाई कर पाए और उस आधार से पढ़ा पाए। रिमीडियल टीचिंग का क्या मतलब है? बच्चों की जो कमज़ोरियाँ हैं, जहाँ पर वो गलती कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, उनको दूर करना, ठीक है, इसमें आता है। अब इसमें जानते हैं कि इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचर का क्या रोल होता है। तो टीचर को चाहिए कि वो सरल भाषा का प्रयोग करे, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस दे, ज़्यादा लंबे लंबे इंस्ट्रक्शंस ना दे, जिससे बच्चे वैसे ही कुछ बच्चों को दिक्कत है समझने में, और अगर आप लंबे लंबे इंस्ट्रक्शंस दोगे तो और दिक्कत या समस्या आएगी। तो छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस दे और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में दे, जिससे बच्चों को वो एकदम कनेक्ट कर पाए, समझ पाएँ। और इम्पॉर्टेंट है कि एक्टिविटी बेस्ड शिक्षण करें, आईसीटी के टूल्स का यूज़ करें, ठीक है, चाहे वो विजुअल टूल्स हों या हियरिंग टूल्स हों, उनका यूज़ करें, और सभी बच्चों की कोशिश करें कि सभी बच्चे शिक्षण में इन्वॉल्व हों, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा यहाँ पर कि जो ब्रेल लिपि है दृष्टिबाधितों के लिए, साइन लैंग्वेज श्रवण बाधित बच्चों के लिए, लिप रीडिंग होठ देखकर समझना, CCE आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन जिसमें होता है, पोर्टफोलियो बच्चे के कार्यों का संग्रह होता है, और मल्टी सेंसरी मेथड में कई इंद्रियों का, हमारी जो सेंसेस हैं उनका यूज़ किया जाता है। इससे ही रिलेटेड कुछ MCQ देख लेते हैं। जैसे ब्रेल लिपि किसके लिए ज़रूरी है, तो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, दृष्टिबाधित के लिए। साइन लैंग्वेज का यूज़ किसके लिए किया जाता है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए। पोर्टफोलियो का उपयोग किस लिए किया जाता है, कार्य के संग्रह और मूल्यांकन के लिए। मल्टी सेंसरी मेथड का आधार क्या होता है, कई इंद्रियों का प्रयोग, सुनना, देखना, बोलना, सभी का। लिप रीडिंग किससे रिलेटेड होती है, तो लिप रीडिंग भी जिनको सुनने में समस्या है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए लिप रीडिंग का यूज़ किया जाता है। CCE की फुल फॉर्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ये आप ज़रूर याद रखेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो समावेशी बच्चों के लिए जो निर्देशन और परामर्श होना चाहिए, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, वो होगा जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। कंप्लीट सीडी आपके यहाँ पर हो रही है, ठीक है, चाहे कोई सा भी टेट या टीचिंग एग्जाम आपका हो, सुपर टेट ही क्यों ना हो, सभी में ये आपके काम आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला टॉपिक मैंने आपको बता दिया है। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम के ग्रुप में ऐड हो तो इस वीडियो के लिंक को भी आप शेयर कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा लोगों तक हम अपनी वीडियोज़ को पहुँचा पाएँ। और लगातार पढ़ाई करते रहिए। खासकर मैं अगर बात करूँ यूपी के एस्पिरेंट्स की, तो ये विषय आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, अगले साल इलेक्शन का वर्ष है, ईयर है इलेक्शन का 2027, तो उससे पहले आपको डेफिनेटली वैकेंसी देखने को मिलेंगी, चाहे वो प्राइमरी में हो, TGT या PGT की हो। अब नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कम भी हो सकती हैं, दी आपको ज़रूर जाएंगी, लेकिन वो वैकेंसीज़ कितनी होंगी ये कोई नहीं बता सकता। भले ही खाली पड़ी हो 1.5 लाख 2 लाख, पर इतनी आपको देंगे नहीं, और हो सकता है आपको मिनिमम वैकेंसीज़ भी ना दें कि 20,000 30,000, और भी कम दें। तो आपको उसके लिए क्या आप कर सकते हो, सिर्फ ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, बढ़िया तैयारी कर सकते हो, नोटिफिकेशन का वेट मत करो, टेट का भी पढ़ते रहो साथ साथ। और जो नेक्स्ट आपका टारगेट है, अगर आप प्राइमरी के हो तो सुपर टेट के विषयों पर ध्यान देते रहो, और TGT PGT के हो तो अपने सब्जेक्ट पर भी फोकस करते रहो। अगर कोई डाउट है आपका किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड या आज की क्लास से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कोई आपके डाउट है तो वो क्लियर करे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।